नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ्री रेडिकल। ये भी आपके आरपीएस फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का टॉपिक है और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जीओसी का पार्ट है। इसलिए जो स्टूडेंट्स या मित्र नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक फ़ायदेमंद टॉपिक है। इस फ्री रेडिकल टॉपिक को मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं फ्री रेडिकल। देखो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्री रेडिकल होता क्या है। अब मैं डायरेक्ट आता हूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं। एक तो लिया मैंने मेथाइल रेडिकल और एक लिया मैंने ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल। मुझे बताइए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता। तो मैं बताता हूँ, मिथाइल का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। गोटेड। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये जो एक प्योर पी ऑर्बिटल है इसमें ये रेडिकल प्रेजेंट है। ये क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। अब आता हूं मैं इस पर। तो जनरली आप सभी यह पढ़कर आए होंगे कि जो फ्री रेडिकल होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और उसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। लेकिन यदि मैं CF3 फ्री रेडिकल लूँ तो इसके केस में ये आप जो पढ़कर आए हो ये काम नहीं करेगा। देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन या आपके कंपटीशन के बेसिस पर। तो देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप क्या होगी? पायरामिडल। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, जो फ्री रेडिकल है ये CF3, उस पर जो कार्बन है उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो इसका ये हुआ कि जब रेडिकल वाले कार्बन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हो तो उसके कारण परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़े होने के कारण जो परसेंटेज एस करेक्टर हो क्या हो रहा है? डिक्रीजेज। जब परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होंगे? परसेंट पी करेक्टर इंक्रीजेज होंगे। जब परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होंगे तो जो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था उससे कहाँ किधर चला गया? ये शिफ्ट हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो शेप होती है वो होती है पायरामिडल। गोटेड। अब मैं आपके सामने 3 रेडिकल लिख रहा हूँ, CH3 CH2 ये रेडिकल, और एक लिखा मैंने ये वाला रेडिकल। तो ये तो है एल्किल रेडिकल, ये एलाइलिक रेडिकल। कौन सा? एलाइलिक रेडिकल। और ये कौन सा है? ये है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। गोटेड। ये 3 रेडिकल भी आपके पूर्ण हुए। कौन से? एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। आपको क्या याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक मैंने जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट फैक्टर बात करूंगा वो करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूंगा। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो मेरे पास साइज, क्या ले रहा हूँ, साइज। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल साइज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना, गॉट। ये हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 3 रेडिकल लिए, एक लिया मैंने, सॉरी, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आयोडीन, फिर होगा ब्रोमीन रेडिकल, फिर होगा क्लोरीन रेडिकल उससे कम, और फिर होगा फ्लोरीन रेडिकल सबसे कम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हेलोजन के फ्री रेडिकल है। देखो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसका ये मतलब है कि आयोडीन का साइज है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो जाता है, तो वो आराम से उसके ऊपर एडजस्ट कर सकता है। जैसा जैसे साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो साइज वाला फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्टर ले रहा हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप सभी जानते ही हो और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस पर होंगे, 3 डिग्री फ्री रेडिकल पर, तो उससे कम 2 डिग्री पर और सबसे कम 1 डिग्री पर। तो यही इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, कोटेड। और जो तीसरा फैक्टर है मेरे पास वो है रिजोनेंस, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। तो उससे कम स्टेबल होता है बेंजाइलिक और सबसे कम स्टेबल होता है, सॉरी, उससे कम स्टेबल होता है एलाइलिक। अगर किसी सिस्टम में एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक टाइप का फ्री रेडिकल बन रहा हो और किसी सिस्टम में ओनली बेंजाइलिक बन रहा हो और किसी सिस्टम में ओनली एलाइलिक बन रहा हो, तो फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, उससे कम बेंजाइलिक और सबसे कम हो जाएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल, गॉट इट। ये तीनों फैक्टर आपके समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से, साइज, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिजोनेंस। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्री रेडिकल है वो पढ़ाने जा रहा हूं, ट्राइटाइल रेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, ट्राइटाइल रेडिकल होता क्या है, तो देखिए जो मिथाइल रेडिकल थे उसके तीनों हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल ग्रुप से, गॉट इट। जैसे ही फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया ये बन गया मेरे पास ट्राइटाइल रेडिकल। अब ट्राइटाइल रेडिकल में अगर मैं 3 रेडिकल लूँ, एक लिया मैंने PH3 यानी ट्राइटल, तो एक लिया जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है, एक लिया जिसमें एक ही फिनाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, फिर रेडिकल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, उससे कम ये और सबसे कम ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये हाईली स्टेबल रेडिकल होता है। क्यों, इसके 2 कारण हैं, एक स्टेरिक फैक्टर, एक है रिजोनेंस। क्या है, रिजोनेंस। तो क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, ये बन जाता RR। ऐसा क्यों, रेडिकल की खास बात है कि रेडिकल क्या है, एक इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का हाफ लाइफ बहुत कम होता है। ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, इनकी टेंडेंसी होती है कि तुरंत ये किस में टूट जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, या रिएक्शन कर ले। तो इंटरमीडिएट तुरंत रिएक्शन करेंगे। जब ये ट्राइटल रेडिकल है तो ये कोशिश करेगा अनस्टेबिलिटी के कारण तुरंत रिएक्शन करने की, लेकिन क्या होता है कि एक तो इसका जो ओड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तीनों रिंग में कहाँ गया, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया। एक इसके रिएक्शन करने के लिए जो
अवेलेबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी बात ये है कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है इसके चारों ओर तीन तीन फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए। अब फिनाइल ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप। जब ये बल्कि ग्रुप है तो ये दूसरे रेडिकल को या दूसरी स्पीसीज को, जिससे ये फिर रेडिकल रिएक्शन करेगा, उसको पास आने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करते हैं। इस कारण से जो ट्राइटल रेडिकल है वो डाइमराइज या रिएक्शन नहीं कर पाता है, और इसी कारण से इसकी हाफ लाइफ और स्टेबिलिटी दोनों क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ट्राइटल रेडिकल हाईली रेडिकल इस मतलब इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल में ट्राइटल रेडिकल हाईली स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन नहीं कर रहा हो, लेकिन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। अब बात ये आती है, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके, एक क्वेश्चन आ गया, मान लिया जाए आपके कि ट्राइटल रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू, है ना। क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ए है रिजोनेंस, ऑप्शन बी है आपके पास वो है स्टेरिक फैक्टर, और ऑप्शन सी है बोथ। गॉट इट। और एक क्वेश्चन यही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। पहला ऑप्शन है रिजोनेंस, ऑप्शन बी है स्टेरिक, और ऑप्शन सी है अदर फैक्टर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। एक ही क्वेश्चन है, ट्राइटल रेडिकल इज मोर स्टेबल, लेकिन ऑप्शन दो प्रकार से बन गए। जब अगर ऑप्शन ये हो कि रेजोनेंस, स्टेरिक फैक्टर एंड बोथ, तब तो आपका ऑप्शन सी होगा, तब तो आपको ऑप्शन सी ही टिक करना है कि ट्राइटाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस एंड स्टेरिक के कारण होती है। लेकिन यदि ऑप्शन ऐसा आ गया तो जब इस ट्राइटल रेडिकल में रेजोनेंस भी हो रहा है और क्या है, स्टेरिक फैक्टर भी है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस। इसलिए यदि इस टाइप से ऑप्शन बनते हो तो फिर आप स्टेरिक फैक्टर को क्या करोगे, टिक करोगे, फिर रेजोनेंस या ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ये कंफ्यूज मत होना कि मैं रेजोनेंस को करूं या स्टेरिक को करूं। तो ये मैंने इसलिए दो टाइप के क्वेश्चन लेकर आपके ही मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। मैं एक टॉपिक और लेता हूं, वो है डाइमराइजेशन ऑफ ट्राइटाइल रेडिकल। डाइमराइजेशन ऑफ ट्राइटाइल रेडिकल। तो देखिए, जो ट्राइटाइल रेडिकल होता है ना, वो सॉल्यूशन फेज में किसके साथ, इसके डाइमर, ट्राइटाइल रेडिकल सॉल्यूशन फेज में अपने डाइमर के साथ किस में रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। और इसका जो डाइमर फॉर्म है उसका जो कलर होता है सॉल्यूशन फेज में, डाइमर बना लिया तो जो कलर होता है ये येलो कलर सॉल्यूशन होता है। क्यों, ये जो इसका येलो कलर है ये इसमें उपस्थित ओड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। गॉट इट। तो देखिए, इसकी मैं डाइमर फॉर्म बनाकर बता देता हूँ। ये ट्राइटल रेडिकल, ये दो है, ये किसके साथ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है इसके डाइमर के साथ। तो डाइमर कैसा बनेगा, देख लीजिए। ये लिया मैंने, ये रेडिकल, ये है PH3 प्लस एक रिंग को मैंने इस प्रकार से लिख लिया, ये और ये बेंजीन रिंग, और ये है ट्राइटल रेडिकल, ये PH, ये PH। देखिए, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, पाई बॉन्ड का, इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज कारण इसने तो इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसका एक इलेक्ट्रॉन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। आई बात समझ में, दो इलेक्ट्रॉन है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज यानी रेडिकल बने, तो एक इधर काम आ गया, एक यहाँ आया, इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ पाई बॉन्ड का, एक यहाँ आया, और ये एक बचा जो इस
के साथ इसने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। तो देखिए जो PH3C यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर ये बनेगी और यहाँ पर बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये C, फिर ये PH और PH, ये है डाइमर। और ये होता है सॉल्यूशन, क्या होता है, पूरा येलो कलर सॉल्यूशन। गॉट इट। अब देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या उसको बोल सकते हैं अपन इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उसको भी मैं पढ़ा देता हूँ। एक इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, तो कैप्टोडेटिव इफेक्ट होता क्या है, तो क्या होता है, जब किसी फ्री रेडिकल पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हो, दोनों ही कारण फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ूं, कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑलवेज इंक्रीज होगी। इसे ही कहते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट। तो देखिए पहला लिया मैंने नॉर्मल CH2, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, और इस H को रिप्लेस कर कर मैंने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये बन गया CH2 रेडिकल। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंटेनिंग फ्री रेडिकल। और एक लिया मैंने HCH2 और इधर जोड़ दिया मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये फ्री रेडिकल। तो देखिए इन दोनों में से कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री रेडिकल पर या तो मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ूं, ऑलवेज स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। गॉट इट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ MOT। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आते हैं, कौन से, फ्री रेडिकल की में, तो उसी के बेसिस पर आपके क्लियर हो जाएगा। तो मैं दोनों को यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं रिलीजिंग वाले के लिए करता हूँ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला फ्री रेडिकल है ना, ये कम स्टेबल है, तो इससे तो कमी ज़्यादा एनर्जी पर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये तो है होमो, और ये तो है होमो, और ये है सोमो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए ये सोमो और ये होमो है ना, ऑक्यूपाइड इसका। तो देखिए इससे क्या, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बन गए। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपन लोएस्ट हाईएस्ट की तरफ चलते हुए भरते हैं। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है उसकी क्या हो रही है, डिक्रीजेज, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी क्या है, इंक्रीज है ना, ये डिक्रीज। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो 1 की इंक्रीज हुई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। इसलिए जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीजेज। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी के। तो स्टेबिलिटी तो क्या होगी मेरे पास, इंक्रीजेज होगी। ये बात समझ में आई। अब देखिए दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि ऐसे रेडिकल, फ्री रेडिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो,
तो ऐसे फ्री रेडिकल कौन से फ्री रेडिकल कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल। इनको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल। तो ऐसे रेडिकल कौन सा काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल का। बिकॉज इनके पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके कारण देखो जो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला जाता है। जब दूर गया तो ये आराम मतलब इसके बीच में इसके और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस कारण से इजीली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। रिमूव होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं अपन इस वाले पे, देखिए ये खाली और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 2 एमओ बन रहे हैं। अब ये 2 एमओ में इस एमओ में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कुछ नहीं है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एमओ की पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों से क्या कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, डिक्रीजेज। जब डिक्रीजेज है तो स्टेबिलिटी क्या है, अपने आप इंक्रीजेज। गॉट इट? ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार के जो रेडिकल होते हैं ना, जिनके पास जिनसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, तो स्टेबिलिटी तो इसकी भी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी इसकी भी बढ़ रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि ये बिहेव करते एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, ये बिहेव करते एज ए इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल। वाई? इसका सिंपल सा रीजन है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो एनर्जी डिस्टेंस है कम होता है, और दूसरी बात ये तो खाली पड़ा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेडिकल और है, उसे और पढ़ लेते हैं, परसिस्टेंट रेडिकल। आपने कभी ये टर्म सुनी होगी, परसिस्टेंट रेडिकल। ये परसिस्टेंट रेडिकल कहलाते क्या है? देखिए कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं और अपनी जो फ्री स्टेट है, वरना जो इंटरमीडिएट होते हैं वो कभी फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकते, लेकिन कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं और अपनी फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें ही बोलते हैं अपन परसिस्टेंट रेडिकल। जनरली ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कहाँ पर भी होते हैं, कार्बन पर भी होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ट्राइटाइल रेडिकल। ट्राइटाइल रेडिकल। इसके साथ आपका ये फ्री रेडिकल वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।